सो हे मैंने आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो रिवीजन करिए एंड नोट बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट। तो आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो है वो हमारा सेट 5 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी का सेट 5 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अलमटी बांध स्थित है। तो आपको बताना है कि अलमटी बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अलमटी बांध जो है ये आपके कर्नाटक में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है पूछा जाता है कि अलमटी बांध जो है ये किस नदी पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अलमटी बांध जो है ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा अलमटी बांध जो है ये आपके कृष्णा नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नदी पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलमटी बांध जो है ये किस नदी पर है। तो आपको याद रखना है कि अलमटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बांध का जो है अलमटी बांध की जो है गाइस याद रखिएगा। अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा अलमटी बांध की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा अलमटी बांध की ऊंचाई है जो कि है 52.25 मीटर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अलमटी बांध की जो है ये कितना है गाइस, तो याद रखिएगा 52.25 मीटर जो है अलमटी बांध की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि इस जो बांध है इसका निर्माण जो है ये कब हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं ये अलमटी बांध का जो है गाइस देखिएगा निर्माण जो है इसका निर्माण जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा अलमटी बांध के अगर हम निर्माण की बात करें तो याद रखिएगा और 1900 जो है आपको याद रखना है 1995 में जो है अलमटी बांध जो है गाइस देखिएगा 1995 में जो है ये शुरू हुआ था इसका निर्माण। याद रखिएगा 1995 में जो है ये शुरू हुआ था। और याद रखिएगा 2005 में जो है ये आपको ध्यान रखना है 2005 में जो है इसका निर्माण जो है, याद रखिएगा 2005 में जो है ये निर्माण जो है इसका पूर्ण हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है 2005 में, ठीक है। तो ये है अलमटी बांध से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो है ये आपका कौन सा बांध है गाइस, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जो है आपका फरक्का बांध परियोजना जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है गाइस याद रखिएगा फरक्का बांध परियोजना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है फरक्का बांध परियोजना जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फरक्का बांध परियोजना जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि फरक्का बांध परियोजना जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा में आपका कौन सा बांध है गाइस, तो याद रखिएगा आपका हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हीराकुंड बांध जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में जो है ये आपका कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आपका जो है सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सरदार सरोवर बांध जो है ये आपको ध्यान रखना है सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेडियम तत्व की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपको बताना है कि रेडियम तत्व की खोज किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी विलियम के रॉयटजन ने, या ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है रेडियम तत्व की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको याद रखना है पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने जो है गाइस देखिएगा किसकी खोज की थी, रेडियो तत्व की खोज की थी, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है रेडियो तत्व की अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने रेडियो तत्व की जो है खोज कब की थी गैस, ये भी ध्यान रखिएगा। तो खोज जो है ये किसने किया था, तो ये पेरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने। लेकिन अगर पूछा जाए
कि इसकी खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा 1898 में जो है इन्होंने खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1800, ये आपको ध्यान रखना है 1898 में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। आपको ध्यान रखना है इन्होंने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने जो खोज की थी वो पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने किसकी खोज की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इन्होंने पेनिसिलिन की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1928 में खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है 1928 में। उसके अलावा आ जाते हैं गाइस आपके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो बात करते हैं विलियम के रॉयंटजन ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने खोज की थी, जो कि आपके जो है एक्सरे मशीन जो है याद रखिएगा। एक्सरे की जो है खोज किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा एक्सरे जो है आपको ध्यान रखना है एक्सरे की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है एक्सरे की खोज जो है एक्सरे की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है एक्सरे की खोज जो है ये किसने की थी, तो विलियम के रॉयंटजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। अगर हम बात करें इन्होंने कब की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इन्होंने एक्सरे की खोज जो है ये कब की थी 1895 में, यानी कि 1895 में इन्होंने खोज की थी। आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, तो चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी, आपको ध्यान रखना है कि चेचक के टीके की खोज जो है चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये आपके एडवर्ड जेनर ने की थी। और अगर हम बात करें इन्होंने चेचक के टीके की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1796 में। याद रखिएगा इन्होंने कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1796 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है ये सिंध की विजय कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 713 ईस्वी में, ऑप्शन बी 716 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 712 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 719 ईस्वी में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है ये सिंध की विजय जो है ये कब हुई थी, तो 712 ईस्वी में सिंध की विजय हुई थी। और अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको याद रखना है, जो कि आपको क्या याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम और किसके बीच जो है ये सिंध की लड़ाई जो है ये किसके बीच हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहिर के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है युद्ध किन के बीच हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है ये हुआ था राजा दहिर के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है राजा दहिर के बीच में। और किसके बीच में हुआ था, राजा दहिर और जो है याद रखिएगा ये किसके बीच हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहिर के बीच में। ठीक है, कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये हुआ था 712 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि इसमें से जो है जीत किसकी हुई थी, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम की जो है जीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है इस युद्ध में जो है मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सिंध के तट पर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है 712 में तो हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि ये जो है किस तट पे हुआ था गाइस, याद रखिएगा सिंध के तट पर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि राजा दहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच जो है सिंध की विजय हुई थी। ये किस तट पे हुआ था, तो सिंध के तट पर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है सिंध के तट पर हुआ था। इसी वजह से इसका जो है सिंध युद्ध है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये सिंध के तट पर हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव निम्न में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है आंध्र प्रदेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये फ्लेमिंगो महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके जनवरी माह में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्लेमिंगो महोत्सव जो है जनवरी माह में जो है ये आपको ध्यान रखना है जनवरी के महीने जो है याद रखिएगा जनवरी माह में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ये जो है कब मनाया जाता है, जनवरी माह में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो दूसरा पॉइंट आपको भी याद रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश में जो है एक और उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विशाखा उत्सव जो है ये किस राज्य का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विशाखा उत्सव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके आंध्र प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। विशाखा उत्सव जो है ये आपके किस राज्य का है, ये आपके आंध्र प्रदेश का है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है पोंगल। पोंगल जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है गाइस, तो याद रखिएगा पोंगल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके तमिलनाडु का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पुथांडु। पुथांडु जो है ये तमिलनाडु का नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। पुथांडु की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है पुथांडु, ये जो है ये आपका तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है केरल। केरल की अगर हम बात करें तो ओनम। ओनम जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है गाइस, आपको ध्यान रखना है। ओनम जो है ये केरल का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा बीसू। बीसू जो है ये किस राज्य का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीसू जो है ये आपके जो है बीसू, ये जो है आपके जो है केरल का है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं थेयम। थेयम जो है ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके केरल का महोत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिशूल पूरम जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, त्रिशूल पूरम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये एक मंदिर महोत्सव है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपके केरल का है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में आपको याद रखना है, कर्नाटक का जो है ये आपको ध्यान रखना है कि करागा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। करागा जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करागा महोत्सव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्नाटक का है, ये आपको ध्यान रखना है। करागा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कबाला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। करागा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कबाला महोत्सव जो है ये कहाँ का हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके कहाँ का हो गया, कर्नाटक का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है सापेक्षित आर्द्रता मापने के हेतु। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेफोमीटर का, ऑप्शन बी एक्टिनोमीटर का, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर का, या ऑप्शन डी साइनोमीटर का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है हाइग्रोमीटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्षिक आर्द्रता के मापने हेतु प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेफोमीटर की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेफोमीटर की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है बादलों का जो है आपको ध्यान रखना है दिशा और गति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेफोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बादलों का जो है गाइस याद रखिएगा, नेफोमीटर से जो है ये आपको ध्यान रखना है बादलों का दिशा और गति जो है ये किससे मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बादलों का दिशा और गति जो है ये आपको ध्यान रखना है बादलों का दिशा और गति जो है ये किससे मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है नेफोमीटर से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि विकिरण, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो है आपको याद रखना है कि विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विकिरण की तीव्रता जो है ये आपको ध्यान रखना है विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है, तो विकिरण की तीव्रता जो है आपको ध्यान रखना है ये एक्टिनोमीटर से मापी जाती है, आपको ध्यान रखना है किससे मापी जाती है, एक्टिनोमीटर से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइनोमीटर की, तो ये आपको ध्यान रखना है साइनोमीटर से जो है आकाश का नीलापन जो है ये किससे मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आकाश का नीलापन, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आकाश का नीलापन जो है ये किससे मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है आकाश का नीलापन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है नीलापन मापा जाता है साइनोमीटर से जो है आकाश का नीलापन मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है साइनोमीटर से जो है आकाश का नीलापन मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी। तो आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी अरुणा आली। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपसे अगर ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये जो है यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है। अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी, ये जो एनी बेसेंट थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली पहली महिला अध्यक्ष जो है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला अध्यक्ष जो है, ये जो है कौन थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला अध्यक्ष जो है, ये आपकी जो है एनी बेसेंट थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और जो है आपको ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम एक एक करके बात करते हैं सरोजनी नायडू से, तो यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि याद रखिएगा कि इन्हें जो है भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, दूसरा पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत कोकिला के नाम से जो है ये किन्हें जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत कोकिला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत कोकिला के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो दूसरा पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो है ये पहली राज्यपाल महिला बनी थी, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते गए तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली जो है आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की जो है पहली राज्यपाल बनी, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की जो है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो है पहली राज्यपाल बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सरोजनी नायडू। उसके अलावा जो है तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो गाइस इनके जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है, जो कि पुस्तक है। तो याद रखिएगा इनका जो है कौन कौन सा जो है कविताओं का संग्रह की अगर हम बात करें guys, तो याद रखिएगा इनका जो है सबसे पहले आपको याद रखना कौन सा है, तो बर्ड ऑफ टाइम जो है ये किनका है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। बर्ड ऑफ टाइम जो है ये किनका है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। बर्ड ऑफ टाइम जो है ये आपको ध्यान रखना है। बर्ड ऑफ टाइम जो है ये किनका है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। बर्ड ऑफ टाइम जो है ये आपके सरोजनी नायडू का है। उसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें तो ब्रोकन विंग जो है ये कौन है, किसका है guys, तो आपको ध्यान रखना है ब्रोकन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है guys, तो आपको ध्यान रखना है ब्रोकन विंग जो है ये किनकी रचना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सरोजनी नायडू की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए तबला से, ऑप्शन बी वीणा से, ऑप्शन सी सरोद से, या ऑप्शन डी बांसुरी से। तो गाइस यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एस बालचंद्रन का संबंध जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए बी, ऑप्शन जो बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीणा से संबंधित है, ठीक है, तो बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हम अगर बात करते हैं बालचंद्रन का, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है याद रखिएगा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो अगर हम बात करते हैं कि एस बालचंद्रन को जो है पद्म भूषण से जो है कब सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि एस बालचंद्रन को जो है guys याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एस बालचंद्रन को जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एस बालचंद्रन को जो है 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है 1982 में जो है इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूषण थोड़ा सही से लिख लीजिएगा guys, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। और गाइज याद रखिएगा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप के जो है प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया, 1982 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हम कुछ जो है वीणा वादक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से है जो कि आपके एक वीणा वादक है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम बात करें ज्योति हेगड़े जो है ये आपके कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ज्योति हेगड़े जो है ये किससे संबंधित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति हेगड़े जो है ये आपके वीणा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एस राधा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एस राधा जो है ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर एस राधा जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर एस राधा जो है ये भी आपके वीणा से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है असद अली खान जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है असद अली खान जो है ये किससे संबंधित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है असद अली खान जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके वीणा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तबला, तबला से आपके कौन कौन से संबंध
संबंधित है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है ये आपको ध्यान रखना ये किनसे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके तबला से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन जो है ये आपके तबला से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यह देखिएगा किशन महाराज जो है ये भी आपके तबला से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं किशन महाराज जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। किशन महाराज जो है ये भी आपके तबला से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है सरोज से संबंधित कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है सरोज से जो है ये आपको ध्यान रखना है अयान अली। अयान अली का संबंध जो है ये सरोज से है, ये आपको ध्यान रखना है। अयान अली का संबंध जो है ये किनसे है, सरोज से है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अमजद अली का संबंध जो है ये किससे है, इससे आपको ध्यान रखना है। अमजद अली का संबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली का संबंध जो है ये किससे है, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है सरोज से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर में मौजूद जो है ये सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है उंगली का नाखून, ऑप्शन बी दांत की परत, ऑप्शन सी खोपड़ी की हड्डियां, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद जो है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दांत की परत है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दांत का जो है याद रखिएगा, दांत का जो है सबसे ऊपरी परत जो होता है ये सबसे कठोर होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दांत का जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपरी परत। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दांत का जो है सबसे ऊपरी परत जो है ना ये जो है याद रखिएगा, दांत का सबसे ऊपरी परत जो है सबसे ऊपरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दांत का जो है अच्छे से लिख लीजिएगा, दांत का जो है सबसे ऊपरी परत जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है गाइस, ये जो है बहुत ज्यादा कठोर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसका नाम बताएं कि इसका नाम जो है ये क्या होता है गाइस, तो याद देखिएगा जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इनेमल के नाम से हम इसे जानते हैं। यही जो है सबसे कठोर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो आपको बताना है कि सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके ऑप्शन है HCOOH, ऑप्शन बी Na2H2O3, ऑप्शन सी NaHCO3, या ऑप्शन डी BaSO4। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है गाइस, तो याद रखिएगा Na2H2O3 जो है ये सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है HCOOH जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है, फॉर्मिक एसिड का। गाइस याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है HCOOH जो है ये आपके फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको याद रखना है जो आपका जो है NaHCO3 जो है ये किसका है गाइस, तो याद रखिएगा NaHCO3 जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये किसका है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है NaCO3 जो है याद रखिएगा ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है NaCO3 जो है ये आपको ध्यान रखना है ये है आपका सोडियम। ये आपको ध्यान रखना है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सही से लिख लीजिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसका है गाइस, तो याद रखिएगा ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, ये आपको ध्यान रखना है ये किसका गैस, तो आपको ध्यान रखना है ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सूत्र है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है सूत्र है ये आपका क्या है गैस, तो आपको ध्यान रखना है NaHCO3। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है BaSO4 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है गैस, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये जो है ये आपका किसका गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये है आपके बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है BaSO4 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भोरघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है भोरघाट दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोरघाट दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा अगर हम भोरघाट दर्रे की बात करें तो एक एक करके इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम भोरघाट
है। देखिए अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है। तो याद रखिएगा, यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से ये दर्रा जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे जोड़ता है, तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भोरगढ़ दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये दर्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, कि याद रखिएगा कि ये दर्रा जो है ये आपको याद रखना है कि NH48 से जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है NH48 से जो है ये आपको ध्यान रखना है, NH48 से होकर जो है ये आपको ध्यान रखना है, यह दर्रा जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, यह दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है NH48 से होकर जो है ये गुजरता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भोरगढ़ दर्रा जो है ये किससे होकर गुजरता है, तो ये नेशनल हाईवे 48 से जो होकर गुजरता है, यानी कि NH48 से होकर गुजरता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी जो है पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, NH48 से होकर गुजरता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, यह दर्रा जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो दर्रा जो है ये आपका महाराष्ट्र जो है ये कहाँ हो गया, तो याद रखिएगा ये जो है मुंबई में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जीवित ऊतक है जो उच्च वर्गीय पौधों में जो है जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कोटस या ऑप्शन डी एपिडर्मस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जो है कौन सा जीवित ऊतक है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप क्लेरिफाई करें कि कौन सा जीवित ऊतक है, क्योंकि अगर हम बात करते गए तो यहाँ पे जो है आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो आपका जो है आपको याद रखना है, जो आपका जाइलम है, जाइलम जो है ये आपका कैसी ऊतक है गाइस, तो याद रखिएगा जाइलम जो है याद रखिएगा मृत कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि जाइलम जो है ये आपका कौन सी कोशिका का बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जाइलम जो है ये मृत कोशिका का बना होता है। आपको ध्यान रखना है जाइलम जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसका बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जाइलम जो है ये मृत कोशिका का बना होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जाइलम जो है ये किसका बना होता है, इस याद रखिएगा जाइलम जो है ये मृत कोशिका का बना होता है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि कौन सा जीवित ऊतक है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, तो मृत कोशिका का बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लोएम के, फ्लोएम जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपके जीवित कोशिका का बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम जो है ये किसका बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम जो है ये आपके जीवित कोशिका का बना होता है और जाइलम जो है ये आपके मृत कोशिका का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो याद रखिएगा ये जो है आपके किसका बना होता है। तो याद रखिएगा फ्लोएम जो है ये आपको ध्यान रखना है जीवित कोशिका का बना होता है और जाइलम जो है ये आपके मृत कोशिका का बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम का जो है और कौन सा कार्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना ये पत्तियों से भोजन को पौधे में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है गाइस, तो याद देखिएगा फ्लोएम जो है ये क्या करता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना ये जो है आपको ध्यान रखना फ्लोएम जो है आपको क्या करता है। तो याद रखिएगा फ्लोएम जो है ये पत्तियों को, ये आपको ध्यान रखना है फ्लोएम जो है ये क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है फ्लोएम जो है ये आपको ध्यान रखना है ये पत्तियों से जो है भोजन को कहाँ पहुंचाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्लोएम जो है आपको ध्यान रखना है पत्तियों से भोजन को जो है याद रखिएगा भोजन को जो है ये आपको ध्यान रखना है विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रखना है ये जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है पत्तियों से भोजन को याद रखिएगा विभिन्न भागों तक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रखना है विभिन्न भागों तक जो है ये आपको ध्यान रखना है विभिन्न भागों तक जो है याद रखिएगा ये पहुंच जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। तो आपको बताना है कि रक्त के संचलन में मदद कौन करता है। तो आपके ऑप्शन ए रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट या ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लिम्फोसाइट जो है रक्त के संचलन में मदद करता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि लिम्फोसाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है लिम्फोसाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का जो है श्वेतरक्त कोशिका होता है। ये आपको ध्यान रखना है लिम्फोसाइट जो है आपको ध्यान रखना है लिम्फोसाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है एक प्रकार का जो है ये आपको ध्यान रखना है श्वेतरक्त कोशिका होती है। ये आपको ध्यान रखना है लिम्फोसाइट जो है ये एक प्रकार की जो है श्वेतरक्त कोशिका होती है, यानी कि श्वेतरक्त कोशिका की प्रकार है लिम्फोसाइट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक प्रकार की श्वेतरक्त कोशिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं
लिम्फोसाइट जो है क्या देखिएगा, लिम्फोसाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये लसीका तंत्र का जो है हिस्सा होती है, आपको ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लसीका तंत्र की हिस्सा होती है, आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी तंत्र की हिस्सा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिम्फोसाइट जो है ये आपको ध्यान रखना कौन सी तंत्र की हिस्सा होती है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट जो है ये आपको ध्यान रखना है लसीका तंत्र की जो है हिस्सा होती है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है किस तंत्र की हिस्सा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है लसीका तंत्र की हिस्सा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है लिम्फोसाइट के बारे में, अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है ये जो है दो प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है ये कितने प्रकार की होती है इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके दो प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करें वो दो प्रकार इसका कौन कौन सा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है पहला जो है ये आपको कौन सा होता है, तो पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है बी लिम्फोसाइट और दूसरा जो है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। पहला जो है ये आपको कौन सा लिम्फोसाइट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला जो है आपका बी लिम्फोसाइट होता है। पहला जो है ये आपका कौन सा होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है पहला जो है ये आपका बी लिम्फोसाइट होता है, और दूसरा जो है ये आपको कौन सा होता है guys? तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका दूसरा जो है ये कौन सा होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। दूसरा जो है ये आपको क्या कौन सा होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो होता है ये आपका टी लिम्फोसाइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा होता है टी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो इस दोनों का जो है याद रखिएगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों जो है कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों जो है ये आपको ध्यान रखना है ये दोनों जो है ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा दोनों जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोनों जो है ये कहाँ उत्पन्न होते हैं guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो दोनों जो है याद रखिएगा अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, आपको ध्यान रखना है। दोनों जो है अस्थि मज्जा में जो है याद रखिएगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है ये दोनों अस्थि मज्जा में जो है guys याद रखिएगा दोनों अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है आपसे कह रहा है कि जल वायु एवं मृदा एक अजैविक घटक है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि ओजोन परत क्षोभ मंडल में होती है, या ऑप्शन डी ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। तो अगर जल मृदा और जो है आपका वायु जो है एक अजैविक घटक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन जो है ये आपका एक गलत कथन है। उसके बाद अगर बात करें ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा उल्टा होता है, ये भी सही है। इकोसिस्टम का सब टेस्ला ने दिया था, ये भी करेक्ट है। तो आपका गलत कौन है, ये जो है ओजोन परत जो है क्षोभ मंडल में होता है, जो कि ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये आपका असत्य कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत जो है अगर हम बात करते हैं guys, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें ओजोन परत जो है ये आपका कहाँ होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये कहाँ होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत जो है आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत जो है ये आपका ध्यान रखना है समताप मंडल में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत जो है guys याद रखिएगा ये आपका कहाँ होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत जो है guys याद रखिएगा ये आपका समताप मंडल में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल में तो मौसम से संबंधित घटना होती है, तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है कि एलोरा गुफा का निर्माण जो है ये किसने करवाया था। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है चंदेल राजपूत ने, ऑप्शन बी राजपूतों ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या ऑप्शन डी पल्लवों ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एलोरा गुफा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको किसने करवाया है, राजपूतों ने, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इसे जो है एलोरा गुफा को जो है याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करें कि एलोरा गुफा को जो है याद रखिएगा यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में जो है आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलोरा की गुफा को जो है ये किसमें शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा एलोरा की गुफा को यूनेस्को में 1900, ये आपको ध्यान रखना है 1900 का याद रखिएगा 1983 में यूनेस्को में जो है याद रखिएगा 1983 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा की गुफा को जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया गया, 1983 में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे आपको ध्यान रखना है
कि ये जो है ये गुफा जो है ये किनसे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गुफा जो है ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू धर्म से, उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जैन धर्म से, उसके बाद हम बात करें तो जैन धर्म से संबंधित है। और उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी लोक नृत्य किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन से जो है आपको याद रखना है कि होजागिरी जो है लोक नृत्य किया जाता है कौन से राज्य में। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होजागिरी जो लोक नृत्य है ये कहाँ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में और कौन-कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कोजागिरी हो गया, जो कि त्रिपुरा में किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें गोरिया नृत्य जो है ये आपका कहाँ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके त्रिपुरा में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में आपको कौन-कौन सा है, तो याद रखिएगा लावनी जो है ये आपका कहाँ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, लावनी जो है ये आपके महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोली नृत्य जो है ये कहाँ किया जाता है, ये भी महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजाब की गाइस, तो याद रखिएगा पंजाब में आपको कौन सा नृत्य है, तो याद रखिएगा पंजाब की अगर हम बात करें तो गिद्दा नृत्य जो है ये कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है गिद्दा जो है ये पंजाब में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है भांगड़ा जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भांगड़ा जो है ये भी आपके पंजाब में होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको याद रखना है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य जो है ये कहाँ आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है छोलिया जो है ये आपके उत्तराखंड में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें गढ़वाली, गढ़वाली नृत्य जो है ये आपको कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है गढ़वाली नृत्य जो है ये आपके उत्तराखंड में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होजगिरी नृत्य जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से जो है होज नृत्य किए होजागिरी लोक नृत्य जो है किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके त्रिपुरा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो आपको बताना है कि कौन से कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो आपके ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, या ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रक में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो डीएनए में जो है 3 अंगक जो है शामिल होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए में जो है कितने अंग शामिल होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए में जो है 3 अंग जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अंगक जो है ये आपको ध्यान रखना है। 3 अंगक जो है गाइस देखिएगा डीएनए में जो है ये आपको ध्यान रखना है। 3 अंगक जो है शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें वो 3 अंगक कौन कौन से हैं जो शामिल होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है केंद्रक हो गया। पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा हो गया, केंद्रक हो गया। दूसरा जो है आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। तो आपको बताना है कि मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाता है, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, या ऑप्शन सी यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं, या ऑप्शन डी यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो आपको बताना है ये कहाँ अवस्थित है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है मथुरा में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी करनाल में, या ऑप्शन डी पटना में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, बरेली में है, ये आपको ध्यान रखना। और बरेली जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा बरेली जो है ये आपको ध्यान रखना ये आपका कहाँ पड़ता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना बरेली जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना बरेली जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और अगर गाइस आपसे नगर पूछता है नगर आपका कौन सा है गाइस, तो अगर आपसे नगर पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये जो है आपको याद रखना। नगर अगर दे दे तो याद रखिएगा नगर जो है ये आपको ध्यान रखना, इज्जत नगर है ये आपको ध्यान रखना। ये जो है कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इज्जत नगर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पशु चिकित्सा विज्ञान की जो है स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1889 में जो है, याद रखिएगा 1889 में जो है, याद रखिएगा ये जो है आपका जो है स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है अहमदनगर में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी नासिक में, या ऑप्शन डी वडोदरा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ बनाया गया गाइस, तो याद रखिएगा नासिक में बनाया गया। और नासिक जो है ये आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, नासिक जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। नासिक जो है ये आपको कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। तो आपको बताना है कि कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है रेयान, ऑप्शन बी टेक्लॉन, ऑप्शन सी नायलॉन, या ऑप्शन डी रेशा कांच। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा guys? तो रेयॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा कृत्रिम रेशम रेशम जो है guys, याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है, यह एक प्रकार का जो है ये क्या है guys? तो याद रखिएगा कृत्रिम रेशम जो है ये एक प्रकार का जो है ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम रेशम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का जो है सिंथेटिक रबर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपको क्या है guys? ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का जो है ये आपको ध्यान रखना है सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का जो आज का जो सेट था गाइज, ये आपका सेट जो है आपका 5 जो है ये यही कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, प्लीज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, थोड़ा सा भी, तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।